नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं डूरी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर आप लोगों का बहुत ही करीब आ गया है। फरवरी महीने में 2025 का 10वीं और 12वीं का पेपर होने वाला है। तो मेरे ऑफलाइन बैच में जो बच्चे थे जो मुझसे मैथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि सर 2023 और 24 का क्वेश्चन पेपर हल करवा दीजिए सभी क्वेश्चन का। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल करवाने वाला हूं। मेरे पास जो है एक बच्ची का पेपर है मेरे पास 2023 का, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं इस चीज को। ये अनामिका भारती एक बच्ची है जो जिसका पेपर मेरे पास 2023 का है। और इस 2023 में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उसको मैं हल करा देता हूं एक एक करके। पहली बात तो ये कि हम लोग 2023 के जो जितने प्रश्न इसमें पूछे गए इस पेपर में उसको एक एक करके हल करेंगे। और पेपर का कोड 822 DX से आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिनके पास पेपर होगा या जो पेपर मतलब जिनके पास पिछली बार पेपर होगा आपके बड़े भाई बहनों का, वो आप लोग देख सकते हैं। 822 DX ये पेपर कोड है और इसमें दो पार्ट हैं, एक आपका पार्ट ए है और एक आपका पार्ट बी है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, और टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए गए हैं इस पार्ट ए में, है ना। इसी क्वेश्चन से मैं सारा क्वेश्चन लिखा भी हूं। तो मैं आज इस वीडियो में सभी 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी जितने भी हैं सब आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है ना। वो भी बढ़िया समझेंगे। और जो भी साथी मेरे वीडियो पर नए लोग आए हैं वो क्या करेंगे कि थोड़ा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनको भी पढ़ाई करने का मौका मिले और वो भी पूरा 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकें। 24 का भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन फिलहाल 23 का भी चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, ठीक है ना। ये कह रहा है क्या कि पार्ट ए में पहला सवाल हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्या 17/2 के पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि ये जो परिमेय संख्या है ये दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगी, दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगी, ये हमें पता करना है। परिमेय संख्या आपके पास दे रखी है 2 के पावर 2 गुणे 5। तो हम लिखते हैं यहां पर है, ये दे रखा है आपके पास क्या 17 बटे में दिया है 2 के पावर 2 गुणे 5 दिया है। हम क्या करेंगे कि जो 2 के पावर 2 है वही पावर 5 के लिए बनाएंगे, और 5 की पावर यहां पर 1 है। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे गुणा करेंगे। तो हमारे पास आएगा 17 गुणे 5 और बटे में जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर में 2। अब देखिए ध्यान से, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 दोनों के पावर सेम है, तो इसको मैं प्रॉपर लिख सकता हूं क्या, यहां पर 17 गुणे 5 और बटे में आ सकता है 2 गुणे 5 के होल पावर में 2 हो सकता है। उसके बाद बराबर में आएगा 17 गुणे 5 बटे में ये 2 गुणे 5 है तो हो जाएगा 5 गुना के 10 और 10 के पावर जाएगा 2। देख रहे हैं यहां पर कि 10 के पावर में 2 है, तो 10 के पावर में 2 है, इसका मतलब ये है कि हम जब इससे भाग करेंगे तो दशमलव के 2 अंक बाद संख्या समाप्त हो जाएगी। 2 अंक बाद, तो दशमलव की पूछ रहा था, दशमलव के स्थान के बाद समाप्त होगा, कितने किस दशमलव स्थान के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव के 2 अंक बाद संख्या समाप्त हो जाएगी। तो दशमलव के 2 अंक बाद अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ये कह रही है आपसे। दूसरा हम पूछ रहे हैं, दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी, ये तो देख के बता सकते हैं आप लोग हैं। y अक्ष की हम लोग बात करेंगे तो y अक्ष पे आपका 5 चल रहा है, ये हो जाएगा 5, ऑप्शन सी से हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है देखते हैं इसको है। कह रहा है कि दिया गया है लसा, लसा का मतलब होता है एलसीएम, जिसको मैंने हिंदी में प्रॉपर लिखा हुआ है लसा, इसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, जिसको मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मीन। और ये कह रहा है कि 132 और 228 इन दोनों संख्याओं का लसा 3168 दिया हुआ है, तो मुझे इन्हीं संख्याओं का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना।
तो आप ये जानते हैं कि लसा गुणे मसा बराबर दो संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कि जो लसा है इसको हम लोग कहते हैं HCF, सॉरी एलसीएम कहते हैं, लसा को LCM कहते हैं, गुणे आपका मसा HCF होता है, HCF होता है। और दो संख्या है, एक 132, दूसरा आपका 288 है। तो ये बराबर में आएगा 132 गुणे 288 हमको मिलेगा। मतलब दो संख्याओं के गुणनफल का मान एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आगे ध्यान दीजिए जरा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। यहां पर एलसीएम दिया है 3168, तो हो जाएगा 3168 गुणे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर में आएगा 132 गुणे हो जाएगा 228। इसको काटेंगे 132 को, तो ये आपका 24 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 12, और ये हो जाएगा आपका कितना 44 हो जाएगा आपका, ये कटेगा 12 से कटेंगे 44 तो आएगा 12 का में 12। तो टोटल हमारा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मान हो जाएगा 12, ये हमको मिलेगा एचसीएफ का मान 12। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में आपका 12 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसमें जो भी आएंगे उनकी घातों का हम योगफल निकालते हैं। 144 दिया है, 144 को काटेंगे तो 144 काटेंगे 2 से कटेगा आपका, ये आएगा 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे आपका 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, फिर 2 से काटेंगे आएगा 18, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 9 दूना के 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, और फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 3 का में 3। मतलब 1 2 3 4, 2 को लिखा गया है 4 बार और 3 को लिखा गया है 2 बार, तो आएगा 3 की घाते 2। अब यहाँ पर घात 2 है, 4 है और 2 है, इनका योग 6 हो जाएगा। तो 4 और 2 जो जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब घातों का योगफल 6 है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 तक तो बड़ा ठीक ठाक कर लिए। अभी आगे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 16 क्वेश्चन टोटल बचे हुए हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा 5 क्या कहता है, 5 के बाद कितने क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिटाते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अभी हमने जो है क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के हमने 8 तक लिखे हुए। देखते हैं कि इसमें 5 से लेकर के 8 तक के जो 4 ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करिए। m का मान हमें पता करना है कब, जब मूल आपके क्या हो, बराबर हो। तो आप ये जानते होंगे कि अगर हम किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन ये होता है कि d बराबर आपका 0 होता है। d मतलब विकटकर होता है, और विकटकर बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब मूल बराबर है, और मूल बराबर है पहले से बोल दिया है, इसलिए d बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब d बराबर फार्मूला होता है कि b² माइनस में 4ac बराबर 0। b का मान देख रहे हैं -12 दिया है, तो यह आएगा माइनस में 12 का होल स्क्वायर, फिर जाएगा माइनस में 4 गुणे a का मान दिया है 3 गुणे हो जाएगा c का मान दिया है m, तो हो जाएगा आपके पास m बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा 44, और माइनस में 4 3 12, m बराबर आएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, m बराबर जाएगा 144, और m का मान निकालेंगे तो आएगा 144 बटे में 12, ये काट देंगे तो m का मान आएगा 12। मतलब ये कि m का मान हमें मिलेगा 12, जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। ठीक है, तो 5 हमारा 5वें का क्वेश्चन डी वाला सही होगा। अब हम लोग 6ठे में चलते हैं। ये कह रहा है क्या कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो हम ये जानते हैं मूलों के योगफल का फार्मूला होता है -b बटे में a होता है, b बटे में a। b का मान दे रखा है हमारे पास -3, तो यहां पर आएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और a का मान दिया है 5, तो आएगा 3 बटे में 5।
इसका मतलब 3/5 हमारा सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग साथ में चलेंगे, तो साथ में कह रहा है कि युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। लैम्डा का मान हमें फिलहाल निकालना है, जो इन चारों में से कोई होगा, लेकिन शर्त हमारे पास ये है कि जो समीकरण दे रखे हैं इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसकी शर्त हमारे पास ये होती है, देखेंगे यहाँ पर क्या समीकरण जो लिखेंगे दिया है हमारे पास, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब इसका कोई हल नहीं दिया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका कंडीशन होता है क्या कि a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1 बटे में c2। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। a1 का मान दे रखा है 1, यहां पर 1 छिपा हुआ है 1, b1 का मान 2, c1 का मान -70 और a2 का मान 2, b2 का मान लैम्डा, c2 का मान -35 है। तो हमें a1 a2 b1 b2 चाहिए, c1 c2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि नॉट इक्वल टू है। तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2 दे दिया है, तो आएगा 1 बटे में 2 बराबर b1 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान लैम्डा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो लैम्डा का मान आएगा हमारे पास 4 और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? ये कह रहा है बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है -4, 2 और बी जिसका निर्देशांक दिया है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया है अल्फा बटे में 8, 4 है। अल्फा का मान निकालना है, मतलब इन दोनों A और B का मध्य बिंदु P है ना। तो मध्य बिंदु P है, तो हम लोग ये जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है क्या? जरा देखिए ध्यान से। ये होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2, यही होता है। अब इस मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे पास दिया है अल्फा बटे में 8, 4 रख देंगे यहाँ पर, तो आएगा अल्फा बटे में 8, 4 हो जाएगा और बराबर इसका मान x1 का मान तो आपके पास मिलेगा -4 और x2 का मान मिलेगा 5, तो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा 5 बटे में आएगा 2 कामा y1 प्लस y2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6, तो 2 प्लस में हो जाएगा 6 बटे में आएगा 2। सॉल्व करेंगे तो अल्फा, इसको मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पे मिटा दे रहा हूँ, मिटा कर लिख दे रहा हूँ, तो देखिए ध्यान। तो इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा अल्फा बटे में 8, 4 फिर बराबर में आएगा कितना, घटाएंगे तो बचेगा 1 बटे में 2, ये हो जाएगा 1 बटे में 2 और 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8 बटे में हो जाएगा 2, काटेंगे तो आएगा अल्फा बटे में 8, 4 रहेगा ही, ये आएगा 1 बटे में 2 और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये भुज है और ये कोटि है, कोटि कोटि बराबर है तो भुज भुज के बराबर होगा। तो अल्फा बटे में 8 बराबर 1 बटे में 2 हो जाएगा, काट देंगे तो आपके पास आएगा 4, 4 गुणा 3 में करेंगे तो अल्फा का मान भी आएगा 4। तो ये 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, मिल रहा है। तो हमें पता चल गया भाई कि 5वें में डी है, 6वें में ए है, 7वें में डी है, 8वें में भी डी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 4, 5, 6, 7 और 8 के क्वेश्चन पूरा हमने हल कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 की ओर। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अब इसको मिटाता हूं और देखता हूं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है, ठीक है मेरे भाई। तो प्यारे साथियों, अभी आपने देखा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिए। अब हम लोग जो है 9 से शुरुआत करेंगे, 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं। तो टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC, ये आपका चित्र बनाया हुआ है आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर, ये आधार है आपका, इस BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, इसके समांतर PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3
तो एपी तथा बीपी का अनुपात होगा, मतलब हमारे पास इस सवाल में दे रखा है कि ये जो PQ है ये BC के समांतर है, अर्थात मैं इसकी बात करूं यहां पर कि जो PQ है ये समांतर किसके, BC के। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो उसकी अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाती है। जब किसी त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो उसकी अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इसके समांतर है तो AP बटे में AB बराबर होगा AQ बटे में AC, है ना, ये हो सकता है आपका है। तो हम ये कह सकते हैं जब इसके समांतर ये रखा है तो मेरे पास ये आ सकता है क्या कि AP बटे में हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा आपका AQ बटे में हो जाएगा AC, ऐसे मिल सकता है। इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय बोलते हैं। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय क्या होता है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ भी करते हैं, इसी पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। और इसमें हमारे पास ये रखा है कि PQ अनुपाते BC, PQ अनुपाते BC, ये दे रखा है PQ अनुपाते दे रखा है BC बराबर में 1:3 ये दे रखा है, मतलब इसका और इसका अनुपात 1:3 दे रखा है। तो एक बात समझो कि जब ये छोटे त्रिभुज में PQ AQ के अनुपात में आपका AB अनुपात इसमें दे रखा है, बड़े अनुपात, बड़े त्रिभुज में छोटे त्रिभुज का AP बड़े त्रिभुज का AB इनका अनुपात, छोटे त्रिभुज का AQ बड़े त्रिभुज का AC अनुपात बराबर दे रखा है। और बड़े त्रिभुज में आपका कोण A आ रहा है, छोटे त्रिभुज में आपका कोण A आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। तो ये सीधे सीधे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक बातें नहीं करनी इसमें है, बेसिक जाए तेल लेने। तो ये आएगा त्रिभुज APQ, ये समरूप है त्रिभुज ABC के, और जब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जब इसकी संगत का अनुपात बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं AP बटे में AQ बराबर आएगा PQ बटे में BC मिल सकता है, अर्थात आएगा AP बटे में हो जाएगा AB बराबर में आएगा PQ बटे में हो जाएगा BC, और PQ बटे में BC का अनुपात दिया 1:3 रखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा AP बटे में AB बराबर हो जाएगा 1/3। अनुपात आपसे पूछा किसका है, AP और PB, AP और PB इसका अनुपात पूछा है और हमारे पास अभी ये रिजल्ट आया है। इसको देखिए जरा ध्यान से लिख सकते हैं क्या, AP बटे में जो AB है इस AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं, आएगा आपका AP प्लस PB बराबर हो जाएगा 1/3। इसका इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा कितना, जाएगा 3AP बराबर जाएगा AP प्लस PB, ये मिलेगा। ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 2, अर्थात 2AP बराबर आएगा आपका PB, ये मिलेगा PB। इसके बटे में जाएंगे इधर तो आपके पास आएगा AP बटे में PB बराबर जाएगा 1/2, अर्थात मैं कह सकता हूं AP अनुपाते PB बराबर हो जाएगा 1:2। तो 1:2 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर C में मैच कर रहा है, हमारा C वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो C वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करनी है, बस हमें ये देखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। बाकी हम जब पार्ट B स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे हमने लाया है, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B की माप होगी, तो पहले बता दूं बेटा आपका ये 90 अंश होगा, कोण B पे 90 अंश होगा। कैसे, आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसका जब हम वर्ग करेंगे AB का वर्ग करेंगे तो AB का वर्ग आएगा 36, मतलब इसका वर्ग करने पर आएगा आपका 108, इसका वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 36 और 108 जोड़ेंगे तो आएगा 144, जो कि 12 के वर्गमूल के बराबर है।
तो यहां पर एकदम आराम से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम उसी में करते हैं जिसमें a कोण 90 अंश का होता है, इसलिए कोण b का मान 90 अंश जाएगा, है ना। डिटेल में बात नहीं करनी है, बस इसे समझो। अब आगे देखिए कह रहा है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये प्रमेय है कि किसी दो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मैं समझाऊं आप लोगों को, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको मिटाने के बाद मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका मैं नाम दूं यहां पर ए बी सी, और एक त्रिभुज हमारे पास और कोई है, इसको मैं कह दूं पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब ये कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ऐसे ले जाए त्रिभुज एरिया ऑफ, ऐसे त्रिभुज ऑफ ए बी सी बटे में जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर, ऐसी ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे पास दे रखा है 16:25, ये आएगा हमारे पास 16 बटे में जाएगा 25 बराबर में आपका ए बी बटे में पी क्यू मान के चला जाए, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में, तो हमारे पास आएगा ए पी बटा हो जाएगा पी क्यू बराबर आएगा कड़ी में 16 बटा हो जाएगा 25, फिर आएगा ए पी बटा पी क्यू बराबर जाएगा 4 बटे में 5, तो अनुपात हमारा आएगा 4:5 जो तो प्यारे भाई अभी अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 13 14 के हम लोग 14 प्रश्न आज करेंगे, उसके बाद हम लोग कल से शुरुआत करेंगे, बाकी बचेगा 6 क्वेश्चन, हम उसको कल कवर कर लेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको भी शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, BD दिया है 2 सेंटीमीटर, इस BD का मान 2 सेंटीमीटर, और CD दिया है आपका ये 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कोण BAD मतलब ये आपसे इस कोण का मान पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, और कोण CAD इस कोण पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब हमें ये निकालना है कोण BAD अनुपाती निकालना है कोण CAD इसका अनुपात निकालना है, कितना आएगा देखिए जरा। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है आपका, और इस वाली भुजा का इसके साथ जब अनुपात निकालेंगे तो ये आपका 1/2 आ सकता है। उसी प्रकार इसके साथ इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका भी 1/2 अनुपात आ सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और एक उनके बीच का कोण ए इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों त्रिभुज में आपका कोण ए आ सकता है। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण ए तो ए के बराबर होगा। मतलब ये कि अगर ये x है तो ये भी आपका x आएगा, तो x कटेगा तो हमारे पास इसका अनुपात आएगा 1:1, जो कि पहला ऑप्शन बी में करेक्ट है आपका, ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका था ये। अब हम लोग 13 बात करते हैं। 13 हमारा दिया है कि साइन 31 अंश बटे में cos 59 अंश का मान होगा। इसको तो मेरे ख्याल से आंख बंद करो और लगा दो भाई, क्या बेटा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। अब आते इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात करना है। अवनमन कोण मतलब क्या होता है
कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्नमेंट कोण, ठीक, तब बनता है ऑर्नमेंट कोण। अब एक बार ए से देखना है, एक बार पी से देखना है। तो ए से देखने पर उन्नयन कोण 45 अंश का है, तो यहां पर ऑर्नमेंट कोण भी आपका बनेगा 45 अंश का, मतलब ए पर ऑर्नमेंट कोण बनेगा 45 अंश। अब यहां पर पी पे बात करनी है तो पूरा कोण 90 अंश का होगा, जिसमें से 60 ये वाला हो गया, तो बचा आपका 30, ये हो जाएगा। तो ए पे 45, पी पे 60, तो 45 और सॉरी नहीं, ए पे 45, पी पे 30, तो 45 और 30 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। सिंपल ये था, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा हमें बात नहीं करनी थी, ठीक ना साथियों। तो ये आपका हो गया। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल कवर कर लेंगे, क्योंकि समय ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना हमको है, टाइम ज्यादा बड़ा नहीं बनाना वीडियो को, ताकि बच्चे आराम के साथ एकदम बिना टेंशन के फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कर सके। तो ऐसे ही वीडियो को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई बरकरार रखिएगा, मैं पूरा 2023 का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक मेरे भाई। तो अब हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।